हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉर्च बियरर एंड आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें वर्किंग कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। मेनली वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होती है और ये यूज्ड इन डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशन यानी कि रोज़ के बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, उसमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। और मेनली इसके डेफिनेशन में हम बात करें कि वो कैपिटल जो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलती है, यानी कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है बिजनेस में, बिजनेस ट्रेडिंग ऑपरेशन के दौरान, तो ये वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कैश था और कैश के बाद हमने उससे रॉ मटेरियल ख़रीदा। रॉ मटेरियल ख़रीद के प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया और हमारी कुछ यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस पे रही। उसके बाद यानी कि अर्ध निर्मित माल पूरा बना नहीं है और उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद ये फिनिश गुड्स बन गया और फिनिश गुड्स के बाद हमने उसे सेल किया और सेल किया तो कुछ हमारा कैश में सेल्स होगा और कुछ क्रेडिट में। जो क्रेडिट में सेल्स है तो हमें डेटर्स से रिसीव होगा, कलेक्शन होगा और उसके बाद जो हमें इनकम हुई है वो कैश में। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे बिजनेस ऑपरेशन यानी कि ट्रेडिंग ऑपरेशंस। और इस ऑपरेशन के दौरान, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो कैपिटल की आवश्यकता होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हो गया कि डे टू डे जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसमें ऐसी कैपिटल जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। अब यहाँ आप देखिए, कैश का फॉर्म था, रॉ मटेरियल में चेंज हुआ, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश गुड्स, उसके बाद डेटर्स हमारे और फिर कैश। यानी कि इस तरह से चलती है। इस प्रोसेस के दौरान जिस कैपिटल की बिजनेस को आवश्यकता होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है उसे दो भागों में हम बांट के, दो पार्टीशन में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक है ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट और एक है ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट। तो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग सजेशन देने वाले, तो फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को कहा है कि ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इन्होंने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसे कहा है? जो टोटल करंट एसेट्स है सिर्फ उसे, यानी इसमें से करंट लायबिलिटीज को लेस नहीं किया है। ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि जो टोटल करंट एसेट्स होती है, जितनी जो कुल हमारी तरल संपत्तियां होती हैं वो जो होती हैं वो वर्किंग कैपिटल होती हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। लेकिन जब नेट वर्किंग कैपिटल आया तो इन्होंने कहा कि जो करंट लायबिलिटीज़ है वो भी तो हमें चुकाने हैं, पेमेंट करना है उनका। करंट लायबिलिटी जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमने भी माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है और उसका पेमेंट भी करना है, तो वो करंट लायबिलिटीज़ हो गई। यानी नेट वर्किंग जो कैपिटल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होगी, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को घटा देंगे तो वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। तो ये ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट हैं दो। और ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि जो बिजनेस में ऑपरेशन एक्टिविटी हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी कि कैश की ज़रूरत पड़ी, कैश से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद माल बनकर तैयार हुआ और फिर उसे सेल्स कर दिया। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है और ये ऑपरेटिंग साइकिल है। और इस ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान जिस वर्किंग कैपिटल जिसकी रिक्वायर होती है, इस वर्किंग साइकिल के दौरान जिस कैपिटल की रिक्वायर होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ओके, यानी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये कहता था
एक में तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया और एक नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में। ग्रोस वर्किंग कैपिटल के बारे में ये कहा कि जो टोटल करंट एसेट्स होती हैं वो जो है ग्रोस वर्किंग कैपिटल है, और ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्वांटिटी को देखती है कि टोटल एसेट्स है, ये हमारी वर्किंग कैपिटल है, बल्कि ये जो है क्वालिटी को मेज़र कर रहा है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस करके बता रहा है, यानी क्वालिटी बता रहा है कि करंट एसेट्स में से हमने करंट लायबिलिटीज़ को पे कर दिया। ये जो है वर्किंग कैपिटल हमारी नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। और जो ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो बिजनेस ऑपरेशन की साइकिल होती है, बिजनेस को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग साइकिल है, उसमें जिस कैपिटल की रिक्वायर होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो टाइप के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, ये इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट एंड बेस्ड ऑन टाइम के बेसिस पे। तो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट जो हम लास्ट स्लाइड पे पढ़ चुके हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, वो ही है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग तो करंट एसेट्स ओनली है तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है, और अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस किया जाता है तो ये नेट वर्किंग कैपिटल है। ये तो हमने बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट पे पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइम के बेसिस पे। फिक्स्ड एंड रेगुलर, यानी कि ऐसी वर्क कैपिटल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, जो बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम रिक्वायर है। जैसे हम माने कि किसी बिज़नेस को चलाने के लिए इतने कैश की आवश्यकता तो होनी ही होनी है, लिक्विडिटी में इतना कैश तो होना ही चाहिए, तो वो क्या हो गई, फिक्स्ड एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। उसके बाद वर्किंग कैपिटल जो है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब ये क्या है, फिक्स्ड की तरह नहीं चाहिए, टेम्परेरी यूज बेस है। जैसे सीज़न बढ़ा, जैसे मान लो सर्दियों का सीज़न आया और वूलन कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसमें हमें वूलन जो है, वूलन इंडस्ट्री सीजनल होती है, अब इसे वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री है, जब गन्ने की खेती होती है तो उस वक्त जो है शुगर इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री का सीज़न होता है और उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो वो जो कैपिटल की आवश्यकता होगी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। कुछ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के ही दो पार्ट हमने डिवाइड किए हैं इसमें, सीजनल और स्पेसिफिक। सीजनल तो सीजन के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हुई टेम्परेरी बेस पे, और स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में, ये अनसर्टेन रीजन थे, जैसे इन्फ्लेशन का रीजन हो गया, स्ट्राइक का रीजन हो गया, वार आ गया और फ्लड हो गई। यानी कि वर्किंग कैपिटल अब हमें अपने बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है टेम्परेरी बेस पे। कब इन्फ्लेशन का स्तर आ गया, स्ट्राइक, मान लिया हड़ताल हो गई, अब हड़ताल हो गई तो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कम्प्लीटली नहीं अवेलेबल हो सकता, तो हम पहले से रॉ मटेरियल का स्टॉक कर लेंगे, यानी उस वक्त हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा हो गई। वार का जो टाइम है उस स्पेशल टाइम में, जैसे कोई अभी यूक्रेन का देखें कि यूक्रेन में रसिया ने वार कर दिया है, तो उसमें क्या है, उसकी कुछ इंडस्ट्री हैं जो चलाने के लिए तो उनको ज़्यादा जो स्टोर करना पड़ेगा, यानी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो रीजन्स है वो अनसर्टेन है, इसीलिए इनको स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल कहा गया है। यानी हमने टाइम के बेसिस पे दो भागों में बांटा, फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड क्या है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है होगी वर्किंग कैपिटल की, और वेरिएबल क्या है, जो टेम्परेरी बेस पे यूज होगी, जो अकॉर्डिंग सीजन हो सकता है, अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं जो ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे कि अब ऐसा तो है नहीं कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा अच्छी है कि हम सारे रिक्वायरमेंट पूरे कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, तो उससे क्या होगा, एक्सेस फंड ऑफ वेस्ट हो जाएगा।
जो फंड है उनको अगर हम और किसी अपॉर्चुनिटी में लगाते तो उससे ज़्यादा बेनिफिट कमाते। तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा वेस्ट ऑफ सोर्सेज है। और अगर कम है तो हम उससे क्या होंगे, बेनिफिट्स ही नहीं उठा पाएंगे। यानी कि वर्किंग कैपिटल जितनी चाहिए थी, जितनी आवश्यकता थी उतनी नहीं है, तो हमें बेनिफिट मिल रहा है कि अगर हम इतना माल खरीद लें तो हमें ये कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास तो इतनी वर्किंग कैपिटल है ही नहीं कि हम उस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकें। तो ये जो है किस मात्रा में होनी चाहिए, यानी कि एक ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या है, इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, जो ना बिजनेस ऑपरेशन के दौरान जो इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होती है वो, बिकॉज क्योंकि जो एक्सेस है वो वेस्ट ऑफ सोर्स है और रेंडेंट है वो डेंजरस है। यानी कि कम जो है एक्स्ट्रा भी अच्छी नहीं है और कम वर्किंग कैपिटल है तो बेनिफिशियल भी नहीं है, इसलिए इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होनी आवश्यकता है। अब इसी इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हमें की जो मेजर करने के लिए आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह हम रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल होती है यानी एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे पढ़ें तो टाइमली पेमेंट, यानी हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। हमारे जो हमने जिनसे रॉ मटेरियल परचेज किया है उनको हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, और टाइमली पेमेंट का क्या नतीजे होंगे कि फ्यूचर में भी हमें जो मटेरियल है टाइमली अवेलेबल होगा, हमारा जो सप्लाई है वो नहीं रुकेगा। बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट, यानी कि मान लीजिए आज अगर हम 100 यूनिट खरीदते हैं तो उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है कि हम 100 यूनिट को खरीद लेते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन 100 यूनिट खरीदने के लिए अवेलेबल कैपिटल की आवश्यकता होगी। अगर वो नहीं होगा, अगर हमारी इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है और हमारी इतनी वो ही नहीं है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम नहीं खरीद सकते, हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो हम उस कैश डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब ये है कि सफिशिएंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपने इन्वेस्टर जो हैं उनको बनाए रखने के लिए एक सफिशिएंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उसके लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल है तो हम हमारे इन्वेस्टर को बनाए रख सकते हैं, और जब इन्वेस्टर बने रहेंगे, हमारे जो क्रेडिटर है उनको टाइमली पेमेंट होगा। रॉ मटेरियल को जो है हम रॉ मटेरियल जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी गुड्स चाहिए उसको हम टाइमली खरीद रहे हैं, और उसका जो सप्लाई और डिमांड को भी हमने इक्विलेट कर दिया है, तो ये जो है हमारी गुडविल को ग्रोथ करेगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी बेनिफिट, जो कि इसमें कहा गया है कि कैश डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे कोई और अपॉर्चुनिटी आती है कि ये जो है ये अपॉर्चुनिटी को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी संस्था और भी ग्रोथ करेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को स्टेक करने के लिए क्या चाहिए, उसको बेनिफिट लेने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल की आवश्यकता है। तो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इसलिए ज़रूरी है। और ये सब होने के बाद इफ़िशियंसी बूस्ट होती है, यानी कि इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि अब फिक्स्ड एसेट्स है उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो फिक्स्ड एसेट मान लिया एक मशीन एस्टेब्लिश की है और वो मशीन जो है 5000 यूनिट एक दिन में बना देती है। अब 5000 यूनिट बना तो देती है, उसके लिए हमें मटेरियल भी चाहिएगा। अगर पर्याप्त मात्रा में मटेरियल नहीं है तो फिर मशीन की जो कैपेसिटी है वो हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए भी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिस कैपिटल की आवश्यकता होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये वर्किंग कैपिटल की मेजर ऐसे होनी चाहिए, ना तो इतनी कम हो कि हम बेनिफिट अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ना उठा सके, और ना इतनी ज़्यादा हो कि हमारा जो कैपिटल है उसके सोर्स वेस्ट हो जाएं। ओके, देन हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल नहीं है तो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें मिस हैंडलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हमने एस्टीमेट लगा ली है कि हमें चाहिए था 5 लाख का वर्किंग कैपिटल और हमने 7 लाख लेके बैठे हैं। तो अब इससे क्या होगा,
मिस हैंडलिंग, चोरी होने के चांसेस होंगे और उसका वेस्ट जो 2 लाख को हम कहीं और इन्वेस्ट करके कमा सकते थे वो अब नहीं कर सकते क्योंकि हमने वर्किंग कैपिटल में उसे रख लिया है। अब है बैड मैनेजरियल पॉलिसी। बिल्कुल, अगर अब जितनी मात्रा में वर्किंग कैपिटल चाहिए थी उतनी अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा, हमने मैनेजरियल पॉलिसी इफेक्ट होगी, सही से डिसीजन नहीं लिए जाएंगे और वेस्ट ऑफ सोर्सेस हो जाएगा। इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, अब इन सब चीज़ों से प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे बट इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि या तो कम मात्रा में वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन कर लिया है या बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लिया है। और ये सब है ज़्यादा मात्रा में, जैसे हमने वर्किंग कैपिटल को रख लिया है, हमें मान लीजिए पहले मैंने कहा कि 5 लाख रुपए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए थी और हमने 7 लाख कर ली, यानी 2 लाख जो है जैसे ज़्यादा कर ली है तो हम उसे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में प्रमोट करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि संस्था को ज़रूरी नहीं ग्रोथ हो, कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा ही लॉस होने के चांसेस रहते हैं। और इससे डिससेटिस्फाइड, अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल नहीं है और अगर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में प्रमोट करें, मिस हैंडलिंग हो रहा है, तो इससे जो इन्वेस्टर हैं डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिमम जो वर्किंग कैपिटल है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उसके पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल, प्रॉपरली वर्किंग कैपिटल के क्या बेनिफिट हो सकते हैं और किस तरह से जो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये हमने स्लाइड पे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। सबसे पहले बात करें नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बात करें हम नेचर ऑफ बिजनेस, यानी आप मान लीजिए जो बिजनेस है, बिजनेस यूनिट है, उसका नेचर है कि वो जो है सीजनली काम करती है, यानी सिर्फ शुगर मिल है या वुलन कपड़े बनाती है तो सिर्फ सर्दियों के टाइम की जो सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाती है। तो फिर ऐसी जो संस्थाएं होती हैं उनमें वर्किंग कैपिटल की सीज़न के टाइम ज़्यादा आवश्यकता होगी। और जो संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर पूरे ईयर काम करते हैं उनको वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड टाइप में चाहिए, यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायर होगी। साइज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का साइज छोटा है यानी कि न्यूली एस्टेब्लिश हुई है तो उसे बाहर से लोन नहीं मिलेगा, इसलिए उसे वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी पड़ेगी। और वहीं पर अगर पुरानी संस्था है, उसकी गुडविल अच्छी है, काफ़ी सालों से वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो उसको वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता होगी क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल से मैनेज कर सकती है, उसकी गुडविल अच्छी है। थोड़ा बहुत क्रेडिटर भी थोड़े दिन उसकी संस्था के लिए पेमेंट में अगर डिले होता है तो थोड़ा बहुत रुका जा सकता है, जिससे संस्था की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्निकल चेंजेस, आजकल ये बहुत है कि टेक्निकल रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है और उसके लिए नए चेंजेस करने पड़े। अगर आप बिजनेस यूनिट में नए चेंज नहीं करते हैं तो आप पिछड़ जाते हैं और कोई उसका जो कंपटीटर है वो बेनिफिट उठा लेता है। तो टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं और उनका बेनिफिट उठाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, वरना तो हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जितना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड लंबा होता है उतनी ही वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम पड़ती है। ये दोनों के बीच में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम टाइम्स में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता, मान लेते हैं हम 200 दिन में हम देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 100, यानी कि 200/100, यानी कि 2 टाइम्स हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बड़ा है तो हमें वर्किंग कैपिटल कम टाइम्स की, और वर्किंग कैपिटल जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड्स छोटा है तो हमें वर्किंग कैपिटल बार बार आवश्यकता होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स की भूमिका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मान लीजिए कुछ गुड्स बनाती है
तो उसके लिए उसे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। अगर उसे रॉ मटेरियल टाइमली प्रोवाइड नहीं होगा तो वो संस्था टाइमली सप्लाई नहीं कर पाएगी और इसलिए वर्किंग कैपिटल जो है इफ़ेक्ट होती है। सीजनल चेंजेस, यही कहा गया है कि सीज़न किसी स्पेशल सीज़न में आवश्यकता होती है, तो ये भी फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। जो सीजनल बेस्ड इंडस्ट्री हैं उनको स्पेशल सीजन में ही वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो उन्हें फिर वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। और बिजनेस फ्लक्चुएशंस, यानी कि बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगर बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो उसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर कम होती है, और जब बिजनेस लो पर चल रहा है उसे वर्किंग कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको बिजनेस को वापस से अप पे लाना होता है। और ये सब देखते हुए गुडविल को देखें, अगर अच्छी गुडविल है तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हमारी अवेलेबल, हमें और भी सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें कैपिटल उपलब्ध हो सकती है। और जब गुडविल न्यूली एस्टेब्लिश है, अभी इतनी वर्थ नहीं है, तो उसमें जो है इफ़ेक्ट करता है कि वर्किंग कैपिटल जो है हमें पहले से मिनिमम रिक्वायर पे रखनी होगी। तो ये फैक्टर, कुछ फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें हम मेथड पे कि वर्किंग कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट है उसका एस्टीमेट निकालने के लिए कौन कौन से मेथड है। आप मेथड को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि मेथड से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम इसके नाम देखें तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, और फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट्स मेथड है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, एंड रिग्रेशन एनालिसिस मेथड है। तो अब इस मेथड को, ये जो मेथड है, 5 मेथड लिए गए हैं कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड पढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है जिसमें क्या है, सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को निकालते हैं, यानी कि इस डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कैश उपलब्ध था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फर्नीचर का काम करती है और फिलहाल हमें क्या, सोफ़े के ऑर्डर आए हुए हैं और सोफ़ा बनाना है। तो फिर ये क्या है, कैश हुआ, कैश कन्वर्ट हुआ रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल के रूप में वुडन खरीदा और उसके बाद लकड़ियाँ खरीद कर हमने उस पर काम करना शुरू किया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है फर्नीचर जो है तैयार हो गया। उसके बाद फिनिश इसका गुड्स बन गया और उसके बाद इसे हमने सेल्स कर दिया और सेल से हमें डेटर से ये कैश मिल गया। तो अब ये जो ऑपरेटिंग साइकिल चल रही है इसमें कितना टाइम लगता है। मान लीजिए यहाँ पे 10 दिन लगते हैं, यहाँ पे 20 दिन लगते हैं, यहाँ पे 30 दिन लगते हैं, यहाँ पे 2 दिन लगते हैं। इस तरह से अगर हम इन साइकिल पीरियड को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाता है। यानी कि मटेरियल में कितना टाइम लगा, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना लगा और फिनिश गुड्स में कितना लगा, डेटर्स कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं और क्रेडिटर को हम कितने टाइम में पेमेंट करते हैं। तो ये सबसे हमने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लिया। अब जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने निकाले और जो हमारे इस ऑपरेशंस के दौरान जितने भी खर्चे होते हैं उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं इससे, तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, ये जो इस स्लाइड पे आपको ऑपरेटिंग साइकिल जो है मेज़र करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग साइकिल डेज कैसे निकालेंगे। तो रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। एवरेज वैल्यू क्या होगी, ओपनिंग में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उन दोनों को ऐड करके अगर हम उनका एवरेज निकालते हैं तो ये हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ जाता है। और उसमें हम डेली रॉ मटेरियल परचेज का यूनिट का भाग लगाएंगे तो ये हमारा रॉ मटेरियल का पीरियड आ जाएगा।
उसके बाद है हमारे WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोडक्शन साइकिल जिसे बोल सकते हैं। इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और उसके बाद डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिनिश गुड्स को मेजर करने के लिए फिनिश गुड्स में कितना टाइम लगा है, एवरेज वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स और डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड किया। और इसी तरह क्रेडिट पीरियड को निकालने के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ डेटर्स यानी कि ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2 करेंगे, यानी उसका एवरेज निकाल लिया और डेली एवरेज सेल से हम करेंगे तो फिर डिवाइड, तो ये कस्टमर क्रेडिट पीरियड आ जाएगा। और उसके बाद सप्लायर्स क्रेडिट यानी कि ये देखिए माइनस लिखा है क्योंकि ऐसा है नहीं कि सिर्फ डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं, हमें उन्हें पेमेंट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है उसके पीरियड को निकालने के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ क्रेडिटर एंड डेली एवरेज परचेज। इस तरह से ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाता है। और जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उसके रिक्वायर को बताता है। नेक्स्ट जो मेथड है बात करें नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। देखिए ये पॉपुलर मेथड है और मेनली ये ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, इसका स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें क्या करते हैं, एक फोरकास्ट करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। तो क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऐसा बनाएंगे जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होगी। अब करंट एसेट्स है, अब इसमें देखें हम पेन ले लेते हैं यहाँ से। तो ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस किया है, लेस करेंगे तो करंट एसेट्स में क्या आता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आता है, रॉ मटेरियल होता है और डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड है। इसी तरह स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने लिया और इसी तरह से डेटर्स लिया। इसी तरह से यानी कि करंट एसेट्स के जो भी आइटम्स हैं उनमें से करंट लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे तो ये नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है इस तरह। और इसमें ऐड क्या किया है, प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसी, यानी कुछ ऐसा कैश ऐसा जिसमें हमें जो आने वाली कंटीजेंसीज जो आवश्यकताओं के लिए चाहिए होता है तो उसको हम ऐड करके टोटल कैपिटल रिक्वायर कितनी है उसको हम निकाल लेते हैं। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि नेट करंट एसेट्स ये जो है पॉपुलर मेथड है और मेनली ये ही यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बैलेंस शीट की तरह एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें करंट एसेट्स होती है और करंट लायबिलिटीज़ होती है। करंट एसेट्स की जो आइटम्स हैं उनमें हम देखेंगे कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो कितने कंजप्शन कितने मंथ्स के लिए हमें चाहिए, वर्किंग प्रोग्रेस है वो कितने मंथ्स के लिए चाहिए, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इनकी एक यूनिट में बना लेते हैं और उसके बाद करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस करते हैं तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर आ जाती है। नेक्स्ट मेथड की हम बात करें, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ये एक अनुमानित बैलेंस शीट बना देते हैं, एक एस्टीमेट बैलेंस शीट होती है उसके आधार पर हम देखते हैं। तो एस्टीमेट बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं, हिस्टोरिकल डाटा से, यानी हम माने 2020 के लिए हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखना है तो हम 2019 की जो बैलेंस शीट है 2018 की है उनकी स्टडी की कि उसमें किस तरह से हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ी है, उसके आधार पे 2020 की हमने एक एस्टीमेट वर्किंग कैपिटल बना ली, वर्किंग बैलेंस शीट बना ली। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारी टोटल एसेट्स जो है वो ज़्यादा है टोटल लायबिलिटीज से, यानी हमने एक अनुमानित बैलेंस शीट बनाई है जिसमें ये इसमें देखते हैं हम, एक कोशिश करेंगे हम आपको समझाने की, जिसमें हमने ये मान लीजिए यहाँ पे टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स हैं और ये टोटल लायबिलिटीज़ है और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ज़्यादा है, किससे, इससे। तो फिर क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इससे ज़्यादा है यानी कि टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज़ है जो टोटल एसेट्स से ज़्यादा है, यानी ऐसी कंडीशन में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। और टोटल एसेट्स ज़्यादा है यानी कि ये वाला जो पार्ट है बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स ये अगर ज़्यादा है
टोटल लायबिलिटीज से, तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिएगा, टोटल एसेट्स का पार्ट ज़्यादा है टोटल लायबिलिटीज से, यानी टोटल हमारी जो लायबिलिटीज़ है वो कम है, यानी कि करंट जो, तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू वर्किंग कैपिटल रिक्वायर को पूरा करना पड़ेगा। और जब टोटल एसेट्स कम है टोटल लायबिलिटीज से, यानी अब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर आवश्यकता नहीं है। वो जो अंतर आ रहा है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के कारण आ रहा है। और जब टोटल एसेट्स का पार्ट ज़्यादा रहा है टोटल लायबिलिटीज़ का, यानी हमें वर्किंग कैपिटल चाहिएगी बाहर से हमें, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट से उस टोटल को बराबर किया जा सकता है। फोर्थ मेथड जो है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। अब इसमें भी क्या है कि ये जो थर्ड मेथड था प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इसके माध्यम से हम क्या देख रहे थे, एक एस्टीमेट बैलेंस शीट बनाकर देख रहे थे कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर होगी। लेकिन इसमें क्या देखेंगे कि सेल्स के रिगार्डिंग में कितना वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। यानी हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशनशिप देखा जाता है किसके बीच, फिक्स्ड रिलेशनशिप कि लीनियर रूप से कि सेल्स का 20% जो है वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो हम इसी आधार पर क्या करेंगे, आगे के लिए कैलकुलेशन करेंगे। यानी हम देखें कि 2021 में हमने 20% हमें सेल्स के रिगार्डिंग में 20% जो है कैपिटल की आवश्यकता थी, वर्किंग कैपिटल। तो हम 2021 में भी 22 में भी यही करेंगे कि जितनी सेल हुई है उसका 20% जो है वर्किंग कैपिटल के लिए रख लेंगे। तो ये जो है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, यानी कि सेल्स के रिगार्डिंग में वर्किंग कैपिटल का कितना परसेंट है, ये हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। ये जो मेथड है स्टैटिकल टेक्निक पर बेस है। ये जो मेथड है बेस्ड ऑन स्टैटिकल टेक्निक्स, जैसा कि नाम में है रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वेरिएबल जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं इफेक्ट होते हैं। जैसे इसमें हमने कहा कि y जो है वर्किंग, ये इस हमने एक इक्वेशन बनाई है और इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल। इसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें y क्या शो कर रहा है, वर्किंग कैपिटल। जो x है वो क्या है, सेल्स है। और a जो है इंटरसेप्ट ऑफ लीस्ट स्क्वायर और b जो है स्लोप को बताएगा। यानी कि यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम समझें, इस तरह से वर्किंग सेल्स पढ़ रही है। अब हम देखेंगे ये जो है सेल्स है, यानी कि ये जो है x है, ओके। और ये जो सेल्स है और ये जो पॉइंट है 0 से लेके 0 जो है ओरिजिन, उससे ये जो पॉइंट है ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसको कहते हैं। और स्लोप ऑफ द टाइम, ये जो स्लोप है इसको मेज़र करने के लिए क्या है, b है। और इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल का मेज़र करते हैं। यानी आप ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन, ये स्टैटिकल बेस्ड टेक्निक है और इसके थ्रू कुछ कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं और जो सेल्स है वो क्या है, डिपेंडेंट। सेल्स के जो सेल्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वर्किंग कैपिटल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस इक्वेशन के थ्रू हम वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं। अब ये जो है स्पेशल ये मेंशन किया है टेंडन कमेटी, आप इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेंडन कमेटी है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाए कि टेंडन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ओके। दूसरा इन्होंने ये कहा कि रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं वर्किंग कैपिटल के, या तो ऑनवर्ड कैपिटल होती है, यानी कि या तो ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कैपिटल होती है या ऑर्गेनाइजेशन बाहर से उधार लेता है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और बाकी जो रिमेनिंग है, बाकी जो रिमेनिंग आवश्यकता हुई, मान लिया ऑनवर्ड कैपिटल से भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है और बाहर से भी हमें इतने लोन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं कि हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाएँ, तो
इसके लिए जो रिमेनिंग आवश्यकता है, रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है, उसको बैंक से, यानी कि बैंक से क्रेडिट लेकर इसे पूरा करें। अब बैंक से कितना क्रेडिट लेना है और कितनी रिक्वायरमेंट सही रहेगी और कितना किस तरह से मैनेजमेंट करना है, यही टंडन कमेटी ने बताया है। इन्होंने कहा है कि हमें करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाइए और उसका 75% जो है बैंक से रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। ये बिल्कुल सही मैनेजमेंट है। दूसरे में इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक काम कीजिए, जो करंट एसेट्स हैं उसका 75% और उसमें से लेस कीजिए करंट लायबिलिटीज, उसको आप बैंक से क्रेडिट लेके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ये वर्किंग कैपिटल का सही मैनेजमेंट है। और थर्ड स्टेप में उन्होंने ये कहा कि जो 75% है वो करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स को घटा दिया जाए। कोर करंट एसेट्स कौन सी होती है? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की होती है, उसे बोलते हैं कोर करंट एसेट्स। और उसमें से अगर हम करंट लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो मेनली आप बैंक से पूरा कीजिएगा। फॉर्मूला आपको हो सकता है इनमें से ऐसा कुछ पूछा जाए या नहीं, इसके चांसेस कम है, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि जो टंडन कमेटी है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और ये इस में कहा गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध होते हैं वर्किंग कैपिटल के, ओनोड कैपिटल है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और इनसे भी अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो बैंक से आप उधार ले सकते हैं। और बैंक से किस तरह से मैनेज करना है इसको इन्होंने ये बताया है और इन्होंने 3 स्टेप में इनको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिलहाल हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को पढ़ा। बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ऐसी कैपिटल जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ज होती है, और इस डायग्राम के थ्रू आप वर्किंग कैपिटल को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट। आजकल जो प्रचलन में है वो ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें बेस्ड ऑन बैलेंस शीट हमने पढ़ी और बेस्ड ऑन टाइम पढ़ा कि फिक्स्ड है और वेरिएबल है। और वेरिएबल में 2 पार्ट है, सीजनल एंड स्पेसिफिक। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कि ना ज़्यादा वेस्ट ऑफ सोर्सेज हो और ना ही इतनी कम हो कि वो डेंजरस हो। इसलिए ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। और उसको रिक्वायर करने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का साइज कैसा है, कैसे टेक्निकल चेंजेस हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मेथड का कि कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसकी एस्टीमेट लगाने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, इन मेथड के बारे में हमने स्टडी की। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल मेथड था, जिसमें हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से डिवाइड कर देते हैं। फिर वो जो आती है वो हमारे वर्किंग कैपिटल एस्टीमेट को बताती है। उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में मटेरियल में वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स को कैसे कैलकुलेट किएंगे, ये फॉर्मूले के थ्रू हमने समझा। उसके बाद हमने नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड पढ़ा, जो कि पॉपुलर मेथड है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि अनुमानित एक फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अनुमान लगाया जाता है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर दिया जाता है, जितनी रिक्वायर होती है वो नेट वर्किंग कैपिटल होती है। और कुछ और कंटीजेंसी के रूप में अगर कुछ कैश चाहिए तो उसको हम ऐड करके जो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर है उसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मेथड था प्रोजेक्ट बैलेंस शीट मेथड। इसमें हम एक एस्टीमेट बैलेंस शीट बनाते हैं और हम देखते हैं कि टोटल एसेट्स अगर ज़्यादा है टोटल लायबिलिटीज से, तो हम जो उसको बैलेंस शीट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का सहारा लेंगे। और अगर जो टोटल लायबिलिटीज ज़्यादा हैं और टोटल एसेट्स है तो वो जो अंतर है वो आ रहा है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के कारण। यानी अब हमें वर्किंग जो कैपिटल है नॉट रिक्वायर है, हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है।
और उसके बाद परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड पढ़ा, जिसमें एक फिक्स रिलेशन होता है कि सेल्स के रिगार्डिंग में हमें वर्किंग कैपिटल की कितनी आवश्यकता है। यानी मान लेते हैं लास्ट जो पास्ट रिलेशनशिप था सेल्स और वर्किंग कैपिटल का, जिसमें ये था कि सेल्स जो है 100% है और उसके रिगार्डिंग में 20% वर्किंग कैपिटल चाहिए थी। तो इस बार भी हम हमारी जो सेल्स है उसका 20% निकालकर जो है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट लगाएंगे। नेक्स्ट जो है रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि एक बेस्ड है स्टैटिकल टेक्निक से, जिसमें हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वर्किंग कैपिटल, और इंडिपेंडेंट क्या है? सेल्स। अब सेल्स के रिगार्डिंग में वर्किंग कैपिटल को मेजर किया जाता है। फिर हमने पढ़ा टंडन कमेटी के बारे में। टंडन कमेटी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के से रिलेटेड है। ये कहती है कि वर्किंग कैपिटल को रिक्वायर को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध है, ऑनवर्ड कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और बाकी का जो व्यवस्था है, बाकी की जो मैनेज है वो हम बैंक से करें, और बैंक से किस किस तरीके से कितना मैनेज करें ताकि हमारी वर्किंग कैपिटल जो है एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हो जाए। तो ये हमने पढ़ा। आई होप आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।